हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की वोकैब करने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड वोकैब है, वन वर्ड, इडियम्स और स्पेलिंग, ये तीन चीज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपके मैक्सिमम पूछे गए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जाम है यदि, तो इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम वोकैब करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका रहने वाला है। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो साथी नए जुड़े उनको मैं बता दूं, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, HSSC CET 2024-25 के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके जो 85+ स्कोरिंग के हैं। इसकी मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस चला रखी हैं, यदि आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी, सारे के सारे साथी अभी तक, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज में कोई गड़बड़ है तो बता देना भाई। तो वोकैब का सेशन आज अपना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे इडियम्स। देखो, वोकैब यदि आपको करनी है ना, तो वोकैब में इंग्लिश को इंग्लिश बना के करो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर, जैसे आप याद कर सकते हैं वोकैब को वैसे याद करो। चाहे आपको हरियाणवी में याद करना पड़े, चाहे इंग्लिश में याद करना पड़े, चाहे इंग्लिश को इंग्लिश में याद करना पड़े, मतलब है हमें वोकैब याद करने से। ठीक है, और वोकैब एक बार पढ़ने से नहीं होती भैया, डेली आप रिवाइज करेंगे तभी वोकैब होती है। ठीक है, इंग्लिश आपका एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, ये डेली का प्रोसीजर है। यदि आप इसको डेली टाइम देंगे तो उतना ही अच्छा आपका ये होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वन वर्ड्स करेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। गुड इवनिंग सर। सर आपकी ट्रिक से जीके बहुत अच्छे से याद हो जाती है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया रो भाई आप। तो इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए ही है, ताकि आपको आसानी हो जाए। कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को बकवास लगती है। ठीक है, सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जिसको अच्छी लगे तो लाइक करो भाई, जिसको नहीं लगती तो डिसलाइक का भी बटन होता है, डिसलाइक कर दो। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में साथ के साथ बताते जरूर चलिए, नहीं तो हम एक एक ऑप्शन में जो जो चार चार है सबको हम यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इंपोर्टेंट है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई वन वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड हम करने वाले हैं। आपसे मतलब पूछा जाएगा कि उसको हम क्या कहेंगे, उस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्या है? एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। भैया एक ऐसी पीड़ा जिससे आदमी गुजर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो एक्सट्रीम हो, कति अति हो, फिजिकली भी हो और मेंटली भी हो, जिसको हम कहते हैं भैया शारीरिक पीड़ा। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप पीड़ा कहेंगे। देखो याद कैसे करना है, इसका आंसर होगा अग्नि। अगर अग्नि, अग्नि को आप पढ़ोगे अग्नि से, कैसे पढ़ोगे? अग्नि से। यदि आप अग्नि में जल जाओ तो भैया शारीरिक पीड़ा भी होगी और मेंटली पीड़ा भी होगी। तो अग्नि में यदि हम चले जाते हैं तो पीड़ा बहुत होती है, इस तरीके से याद करोगे। इसका मतलब क्या होगा? अग्नि होगा। थैंक्स सर। ठीक है, अग्नि, बहुत बढ़िया भाई। अग्नि, जिसको आंसर पता है वो बताता चले, जिसको नहीं पता है तो वो देखता चले। अग्नि इसका आंसर होगा। अग्नि मैंने करवा दिया, कैसे आप लोगों को याद करना है। यदि अग्नि में लग जाए किसी को, या फिर अग्नि में झुलस जाए कोई, अभी आपने जयपुर का भी देखा होगा, वहां पे कितनी शारीरिक पीड़ा हुई है जो अग्नि में झुलसे हैं। तो अग्नि में कोई झुलस जाए तो भैया एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग होती है, यानी कि पीड़ा होती है बहुत। क्लियर है? इसके अलावा इसका आंसर तो डी हो गया, जो बाकी के हैं वो हम करते हैं। एक यहाँ पे आपको एवियरी दिख रहा है। एवियरी का मतलब होता है वो प्लेस जहां पे हम बर्ड्स को रखते हैं। आपके यहाँ पे दो चीजें आती है भाई, एक एपियरी होता है, APIARY, पी में बी होता है। पी को यदि मैं उल्टा कर दूं, ये देखो पी को मैंने उल्टा कर दिया, PB, एपी, तो ये वो प्लेस होता है जहां पे बी को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है भैया। एक एपियरी होता है, एक एवियरी होता है। एवियरी वो होता है प्लेस जहां पे बर्ड्स को हम रखते हैं, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं। इन दोनों में भैया बहुत कंफ्यूजन रहती है, दोनों के दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पी बी बोलने में एक जैसे हैं, एपियरी बी, पी बी। तो प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी। एवियरी वो प्लेस जहां पे बर्ड्स को हम रखते हैं। हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अगला देखिए, यहां पे आपको दो वर्ड्स और दिख रहे हैं, ऑटोनॉमी और ऑटोक्रेसी। अब देखो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऑटोनॉमी वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नमेंट,
ठीक है, प्लेस ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्निंग, इसको आप सेल्फ गवर्निंग भी कह सकते हो, ठीक है, स्वयं शासन, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग। और ये होता है कंट्री रूल्ड बाय वन पर्सन, कंट्री रूल्ड बाय वन पर्सन, जहां पे एक ही आदमी शासन करता रहे बार 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 बार, ठीक है, वो अपनी ही मनमानी करे, अपनी ही चलाए, उसको हम बोलते हैं। जय भीम भाई, जन जन तक, ठीक है। जितने साथी देख रहे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। हो गए ये चारों ऑप्शन। स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग होता है ये स्वयं शासन जिसको कहते हैं, जहां पे एक ही पर्सन बार बार रूल करे, उसको हम बोलते हैं एवियरी अपियरी, मैंने बता दिया। और इसका आंसर हमारा क्या होगा, अग्नि। याद कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। देखो भैया, लाइफ की वो इतिहास जो खुद के द्वारा लिखा गया हो। एक जीवनी होती है जो खुद लिखता है, एक कोई और लिखता है। यदि वो खुद लिखता है उसको तो हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद, ठीक है। अपनी जीवनी जो खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं। भैया ऑटो मतलब सेल्फ, बहुत बढ़िया भाई। तो यानी कि जो खुद लिखे उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। जो कोई और लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी। दो चीजें होती हैं, जीवनी जिसको आप कहते हैं जो कोई और लिखे, बायोग्राफी जो खुद लिखे अपनी ही, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। हो जाएगा भाई, ये क्लियर है। ऑटोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, जो इससे पिछला ही क्वेश्चन था। ऑटोक्रेसी का हमने कर लिया है, कंट्री रूल्ड बाय आपका वन पर्सन। हो जाएगा भाई, ठीक है, अदर बाय, ठीक है। कमेंट भी करते रहो भाई, साथ के साथ सभी के मैं कमेंट यहाँ पर देख रहा हूं, ठीक है। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट भी जरूर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है खुद, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन ओन हैंड राइटिंग, अ पर्सन ओन हैंड राइटिंग, खुद की हैंड राइटिंग को ही बोलते हैं भैया हैंड राइटिंग। अब एक यहां पे वर्ड आपको नया दिख रहा होगा, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है भैया, जब कोई एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाए या काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाए या फिर खराब हो जाए, वो सेल उसको खा ले, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल को क्या करे, खा ले, तो इसको बोलते हैं भैया। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी सेल क्या करता है, क्लीन आउट करता है डैमेज सेल को, ठीक है। अ नेचुरल प्रोसेस अपने आप ही चलता है ये शरीर में, इन विच बॉडीज सेल, बॉडी के जो सेल होता है क्लीन आउट करता है भैया डैमेज सेल को, डैमेज्ड सेल। हिंदी में मैंने बता दिया, यदि कोई सेल खराब हो गया है, ठीक है, तो वो क्लीन कर दिया जाता है किसी दूसरे सेल के द्वारा, ठीक है। एक सेल दूसरे खराब सेल को क्या करे, खा जाए, उसको बोलते हैं ऑटोफैगी, ठीक है। ऑटोक्रेसी मैंने बता दिया। ऑटोबायोग्राफी बता दिया है कि वन सेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, दूसरे के द्वारा जो लिखी गई है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोग्राफी मैंने बता दिया पर्सन्स ऑन हैंड राइटिंग। हो जाएगा भाई। क्लियर है ये चारों ऑप्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इनको मिस नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हर पार्ट को करना, किसी को भी नहीं छोड़ना, चारों के चारों, हर क्वेश्चन में आप देखोगे चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप भी कमेंट करते रहो साथ के साथ। अगला है शार्पनेस और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। भैया कुशार्ग बुद्धि, जो जल्दी से सीख लेना, क्विक मैन जिसको हम बोलते हैं। क्विक मैन कौन सा होता है, जो जल्दी सीख ले भैया, हाँ ये तो जल्दी है सीख लेता है, क्विक मैन है भैया, इसको तो जल्दी सब कुछ एक बार जो बताया एक ही बार में क्लियर हो जाता है, जल्दी क्विक लर्निंग है इसकी, कुशार्ग बुद्धि जिसको बोलते हैं। अब देखो एक्यूमैन, एक्यूमैन में एक्यू क्विक मैन आपको दिख रहा है, एक्यूमैन कैसा है भैया, एक क्विक मैन है, नाम में ही दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, इंग्लिश में वोकैब करनी है तो इंग्लिश को इंग्लिश बना के पढ़ो, ठीक है, तभी वोकैब याद होगी, वरना वोकैब भूल जाओ। अगर इंग्लिश के तरीके से वोकैब करने लगे तो दिल्ली, आज याद किया कल गायब। अपने तरीके से याद करो जैसे आप कर सकते हो इंग्लिश में वोकैब को।
एक्यूमेन। अब इसमें आपको दिख रहा आ क्विक मैन, इस तरीके से मेरे को बोलने में दिख रहा है आ क्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्विक मैन है, इस जैसा ही बोलने में आ रहा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कुसार्ग बुद्धि वाला, जो जल्दी सीख लेता है या जल्दी जजमेंट कर लेता है चीजों की, कुसार्ग बुद्धि हो जाएगा भैया इसका आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन और है आपके सामने, बताइए। शार्पनेस और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कि जो तेज हो कुसार्ग बुद्धि वाला उसको बोलते हैं एक्यूमेन बोलते हैं। एक्सपीरियंस तो आप सभी को पता है, नॉलेज भी आप लोगों को पता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है एस्टिमेट लगाना किसी के बारे में, कि हाँ भैया इसका एस्टिमेट लगा। नॉलेज तो आपको पता ही एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज जो आप डेली गलतियों से सीखते हो, ठीक है, वो ज्यादा तो बताने के नहीं थे। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बताइए जिसको पता है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट प्लेसेस आर और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं भैया आर्काइव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे साथी इसको आर्कीव भी बोलते होंगे, ठीक है, आर्काइव। तो आर्काइव भैया वो जगह है जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको और भी दिख रहे होंगे, कैसे कैसे मेमोरी भी पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर में, हाइडिंग प्लेस जिसको बोलते हैं, कुछ छिपाने के लिए, ठीक है, हाइडिंग प्लेस, जहां पे आपको किसी के कुछ छिपा के रखना हो उसको बोलते हैं कैसे। एक आपका होता है हैंगर, एक हैंगर होता है कपड़े टांगने वाला, वो हैंगर नहीं है, वो HNGER है, ये HNGAR है, ठीक है भाई, ये HANGER वाला हैंगर नहीं है, खुट्टी जिसको आप कहते हो, खुट्टी, ये वो वाला हैंगर नहीं है, ये HNGAR है हैंगर। तो हैंगर भैया वो जगह है जहां पे एरोप्लेन खड़े करे जाते हैं, ठीक है, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, ठीक है। समझ में आ गया भैया, जहां पे हवाई जहाज रखे जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन्स आर केप्ट, हाइडिंग प्लेस हो गया। अब एक और इसमें आपको दिख रहा है क्लॉक रूम, भैया क्लॉक रूम वो जगह होती है, बरांडा जिसको आप कहते हैं, मान लो एक बड़े सा आपका कोई ओपनिंग है, उससे पहले कोई स्पेस है जहां पे आप घर में एंट्री करते हो, आओ तो अपने कपड़े वहां पे रख दिए, अपना बैग वगैरह वहां पे रख दिया, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है, क्या बोलते हो, क्लॉक रूम, ठीक है, कपड़ द्वार जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आ रूम। क्लॉक रूम मतलब आ रूम, पीछे दिख रहा है आपको, आ रूम नियर द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, नियर द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग। ये जब भी आप बिल्डिंग में एंटर करते हो, अपने घरों में तो ऐसा नहीं होता, अपने में तो आए जहां मन करा फेंक दिया। बड़े जो घर होते हैं वहां पे, कई तो छोटे घरों में भी बनाते हैं, फ्लैट्स वगैरह में होते हैं, जैसे दरवाजा खोला वहां पे अपना मेज वगैरह होता है, अलमीरा वगैरह होती है, अपने कपड़े रख दिए या फिर जो कोट वगैरह है वो वहां पे रख दिया। ठीक है, हो जाएगा भाई। आगे चलूं मैं, तो जितने साथी देख रहे हैं भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, सेशन पे पहली बार आए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। यदि प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए क्या होगा। अ पार्टनर इन द क्राइम, जो क्राइम में आपका साथ देता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हो। जब आपने कोई क्राइम किया हो, आपके साथ था वो बंदा, तो उसको बोलते हैं भैया अकम्प्लिस। अब दो चीजें होती हैं, एक अकम्प्लिस आपका ये होता है ACCOMPLIS। अकम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना कोई चीज, ठीक है। एक अकम्प्लिस CE होता है जिसमें आपका होता है क्राइम पार्टनर जिसको कहते हैं, ठीक है। एक क्राइम पार्टनर होता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। एक अकम्प्लिस वो होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट करना या कोई काम पूरा करना, ठीक है। आई अकम्प्लिस माई वर्क, ठीक है, वो काम होता है पूरा करना, ये वाला अकम्प्लिस। और जो आपका क्राइम में साथ देता है, C मतलब क्राइम और इसमें C है, तो अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। ठीक है, पुलिस आ गई क्योंकि आपने उसको अकंपनी दी है, कंपनी दी है क्राइम में, क्लियर है, तो अकम्प्लिस। नेक्स्ट है, आपको और भी वर्ड दिख रहे होंगे, इसमें एक एजेंट वर्ड दिख रहा है जो आपका थर्ड पार्टी का काम करता है दो पार्टियों के बीच में। एक इसमें एमेच्योर आपको दिख रहा है, एमेच्योर भी कई इसमें पढ़ते होंगे, एक एमेच्योर है। ठीक है,
एमेट्योर होता है अनुभवहीन व्यवसायी, ठीक है, जो स्किल ना हो। अ पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड, नॉट स्किल्ड, जिसको अनुभव ना हो उसको बोलते हैं भैया एमेट्योर, ठीक है। अनुभवहीन व्यवसायी, अनुभवहीन, जिसको अनुभव ना हो, ठीक है, व्यवसायी कह देंगे। अ पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड, अनुभवहीन, ठीक है। अब इसमें एक है एलिबी। एलिबी का मतलब होता है एक्सक्यूज देना, ठीक है, किसी चीज के लिए एक्सक्यूज देना, एक्सक्यूज फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप एक्सक्यूज दे रहे हो। एकम्प्लिश्ड, कंप्लीट, बहुत बढ़िया भाई जॉट देसु, क्लियर है। कोई चीज आपने गलत कर दी हो, उसके लिए आप एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है, आप सॉरी बोल रहे हो। एजेंट मैंने बता दिया, एमेट्योर बता दिया, एकम्प्लिश मैंने बता दिया। आपने कंपनी दी किसी को क्राइम में और पुलिस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी आपके वन वर्ड्स हो रहे हैं भैया, ऑप्शन जो मैं बता रहा हूं बाकी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर मार्क कर लें सारे के सारे। टू गिव अप द थ्रोन्स, गिव अप मतलब त्यागना, थ्रोन्स राजगद्दी त्यागना, शासन त्यागना, या जिस पर भी आप राज कर रहे हो वो त्याग देना, उसको बोलते हैं हम एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना या छोड़ देना कोई चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। क्लियर है भाई, समझ में आ गया एब्डिकेट सभी को। टू गिव अप द थ्रोन्स, ठीक है, त्याग करना उसको बोलते हैं। एक तो होता त्याग करना, एक होता है हड़प लेना, ठीक है। आप किसी की गद्दी को, किसी के शासन को हड़प रहे हैं, उसको बोलते हैं यूसर्प, हड़पना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप किसी का हड़प रहे हो, यूसर्प, आप त्याग कर रहे हो, ठीक है, भलाई के लिए भैया मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं तो त्याग दूंगा ऐसे ही हाथ जोड़ के, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। अब देखो इसमें एक वर्ड हो रहा है कंसाइन। कंसाइनमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड करना या किसी को कोई काम असाइन करना। कंसाइन असाइन, कंसाइन असाइन, कॉन्साइन असाइन एक जैसे हैं, या भेजना कुछ, ठीक है, सेंड करना। एक इसमें वर्ड आपको दिख रहा है भैया बीक्वेथ है, बीक्विथ, ठीक है, इसको बोलते हैं वसीयत। क्या बोलते हो, वसीयत, यानी कि किसी को आप असाइन, आपने किसी को क्या करा है, ऐड करा है या किसी को हटवा दिया है। आप चाहते हो कि, जिसको हम बोलते हैं विल, वसीयत को बोलते हैं विल, कि आप चाहते हो कि मरने के बाद ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है इसके नाम हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वसीयत, ठीक है, हो जाएगा भैया। बिक्विद है इसको बोलते हैं हम, ठीक है, कोई चीज छोड़ देना। कोई पैसा है, कोई प्रॉपर्टी है, यदि आप उसको छोड़ रहे हो या आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद ये उसकी हो जाए, उसको हम बोलते हैं विल, अबिक्विथ, ठीक है। यहाँ पे इस वाले का आंसर हमारा हो जाएगा एब्डिकेट, त्याग करना। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आपका रिपीट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोस्ट रिपीटेड आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके लिए लेके आया हूं मैं, ये मोस्ट रिपीटेड है, जो कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, यानी कि जो बंदा अपने दोनों हाथ जो है यूज कर सकता हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हाथ भी और ये हाथ भी, 3 इडियट्स में आपने देखा भी होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रट, एम्बी मतलब बोथ, निपुण, जो दोनों हाथों से निपुण हो, दोनों हाथों से काम कर सकता हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उसको हम स्किलफुल नहीं बोलेंगे, जीनियस भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, जीनियस भी नहीं बोलेंगे भाई, हम उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। इसमें आपको एक और वर्ड दिख रहा है एम्बीवेलेंट, इसका मतलब बताइए। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है भैया जो दोनों फीलिंग दिखाए किसी के लिए, गुड भी और बैड भी, ठीक है, फॉर समथिंग या समबडी। एसबी का मतलब समबडी, दोनों फीलिंग दिखा रहा है, शोइंग गुड एंड बैड फीलिंग्स, ठीक है, दोनों ही फीलिंग दिखाए, अच्छी भी और बुरी भी, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट, ठीक है।
दोनों फीलिंग दिखाए उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट, जो दोनों हाथों में निपुण होता है उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर किसी भी चीज में डाउट लगे तो भैया कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट में आप लोगों के साथ देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के, किसी देश के मूल निवासी, ठीक है, बताइए क्या होगा। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के, किसी देश के मूल निवासी, उसको बोलते हैं एब ओरिजिन्स, एब ओरिजिनेस, ठीक है। कोई इसका बोलते हैं एब ओरिजिनेस, कई बोलते हैं एब ओरिजिनेस, जिसको हम बोलते हैं मूल निवासी, ठीक है। किसी कंट्री के, किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं उसको बोलते हैं एब ओरिजिनेस। हो जाएगा। ओरिजिनल, ठीक है, यहां पे देखोगे आप ओरिजिनेस, बोलने में ओरिजिनल है, और अब ये ओरिजिनल है, एब ओरिजिनेस, ठीक है। अब ओरिजिनेस, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ठीक है, एक जैसे बोलने में है। एक इसमें आपको वर्ड दिख रहा है स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। स्लेव्स का मतलब क्या होता है? गुलाम। कोई किसी को लेके आया हो अपने काम के लिए, ठीक है। स्लेव्स डायनेस्टी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद होता है रेजिडेंट्स, ये रहने वाले। एक इसमें वर्ड आपको दिख रहा है इमिग्रेंट्स, ठीक है। इमिग्रेंट्स का मतलब बताओ भैया। एक एमिग्रेंट होता है, एक इमी होता है। इमी का मतलब किसी देश में आकर रहना, जैसे अपना देश है, अपने देश में कोई किसी दूसरे देश का व्यक्ति आके रहने लग जाए उसको बोलते हैं हम इमिग्रेंट्स। एक होता है एमी, एमी का मतलब हम किसी देश में जाके रह रहे हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। हो जाएगा भाई ये? हो जाएगा ना ये? इंग्लिश में लिख लोगे आप इसको या लिखूं? A person who has come to live in a country, a person who has come to live in, आया हो, to live in a country, जो उस देश का ना हो, उस देश में रहने आया हो, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। हो जाएंगे भाई सारे के सारे? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। एन इंस्टीट्यूशंस फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन, वो जगह है जो उन आदमियों की केयर करती हो, देखरेख करती हो जो मेंटली इल होते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग थोड़ा सा सही काम नहीं करता है। उसको बोलते हैं एसाइलम। क्या बोलते हैं हम? एसाइलम उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आलम, ठीक है, एसाइलम। शरण जिसको बोलते हो, शरणार्थी जिसमें रहे आके, शरण आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, शरण। एसाइलम, ठीक है, एसाइलम। ऐसा आलम किसी के साथ ना हो भैया, कोई मेंटली इल हो तो ऐसा आलम ना हो कि किसी को किसी की केयर करनी पड़े, एसाइलम उसको बोलते हैं। अब देखो जो ऊपर के जो वर्ड्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं, अब ये खुद ही देख लो। एवियरी, जल्दी बताइए क्या होगा इसका। तो वो प्लेस जहां पे हम वर्ड्स को रखते हैं, और एपियरी, पी बी, वो जगह जहां पे हम बी को रखते हैं। इसको रखते हैं बी को। अब आर्सेनल भी, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, आर्सेनल, बताइए क्या होता है? आर्सेनल वो होता है जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं भैया? वेपन। ठीक है, शस्त्रागार जिसको आप बोलते हो, शस्त्रागार। तो प्लेस वेयर, या बिल्डिंग कहो या प्लेस कहो, प्लेस और बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर केप्ट, मिलिट्री वेपन्स आर केप्ट, जहां पे हथियार रखे जाते हैं, शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार। हो जाएगा भाई? ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। मेड या स्टोर्ड, ठीक है, केप्ट भी कह सकते हो आप, मेड भी कह सकते हो, जहां पे बनाए भी जाते हैं, ठीक है। हो जाएंगे ये चारों। आगे नेक्स्ट है आपके सामने, इसको बोलना है आपको ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा हो,
ठीक है, मान लो कोई बीमार है या लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त था लेकिन वो धीरे धीरे अब रिकवरी कर रहा है, उसको बोलते हैं अब। जैसे आपको भैया अब तो वो ठीक हो रहा है, आप कहोगे कौन वेल हो रहा है, तो कॉन्वेलेसेंस, 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 कौन वेल हो रहा है, कौन रिकवरी कर रहा है, किसमें स्ट्रेंथ या जान वापिस आ रही है, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। हो जाएगा, कौन वेले मतलब कौन वेल हो रहा है, इस तरीके से आपको याद करना है। हो जाएगा भाई, कॉन्वेलेसेंस। पोटेंसी का मतलब यहां पे होता है पावर, वन हु इज पोटेंट, पावर, बल जिसको आप कहते हो, ठीक है। यहां पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब होता है दान, जो दूसरों की हमेशा हेल्प करे, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। ठीक है। अब एक इसमें वर्ड आपको दिख रहा है रिजुविनेशन, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भैया, कॉन्वेलेसेंस और रिजुविनेशन कई बार लगा देते हैं। जो रिकवरी करे या ठीक हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस, यानी कि कौन ठीक हो रहा है या किसी को दोबारा से जवान बना देना, ठीक है, जवान बनाना, उसको बोलते हैं रिजुविनेट। भैया दोबारा से जान डाल दी, ठीक है, इसमें दोबारा से जवान बनाना है, लेकिन ये बीमार था वो ठीक हो रहा है, रिकवरी कर रहा है, वो कॉन्वेलेसेंस है, वो रिजुविनेट नहीं है भाई। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अपने ठीक कर लेना, ठीक है। जिसको बोलते हैं वो प्रोसेस मेक समथिंग लुक यंगर या यंग, ठीक है, जो जवान दिखे या किसी को जवान बना देना, ठीक है। कई बार आपने वो भी देखी होंगी इस टाइप के रेल, ठीक है, जवान होने की गोली और खाली और जवान हो गया तो रिजुविनेट, ठीक है। बेनिफिक्शन हो गया दान, जो हमेशा किसी दूसरे की मदद करे। नेक्स्ट यहां पे बोल रहा है फैक्चुअल रिटन अकाउंट्स ऑफ इंपोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अब यहां पे ऐतिहासिक उसकी बात हो रही है भैया, चीजों की। हिस्टोरिकल इवेंट जब आपसे पूछे, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं भैया, हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उनके होने की, ऐतिहासिक चीजों के होने का कालक्रम बताना है, उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम, ठीक है। ऐतिहासिक चीजों के होने का ऑर्डर, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो ऐतिहासिक चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। क्या बोलते हैं हम, क्रॉनिकल बोलते हैं भैया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर क्रोनोलॉजी क्यों नहीं बोला हमने, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया भाई राहुल। बताइए जल्दी, यहां पे हमने क्रोनोलॉजी आंसर क्यों नहीं किया। अब देखो, क्रोनोलॉजी हम उसके लिए बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट के लिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड। अगर हम ऐतिहासिक चीजों की बात करें तो भैया उसमें तो आएगा क्रॉनिकल। क्या आएगा, क्रॉनिकल। यदि हम केवल इवेंट्स के होने की बात करें तो क्रोनोलॉजी, आपने कई बार देखा होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको रखो, पहले ये प्रोसेस होता है, उसके बाद ये इवेंट होता है, उसके बाद ये इवेंट होता है। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा यूपी के में, पता नहीं कौन था एक, उसमें डाली हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पंक्चर जब होता है गाड़ी में उसका प्रोसेस बताओ कि पहले आप क्या करोगे। तो यानी कि इवेंट्स के ऑर्डर बताने हैं आपको। यदि इवेंट्स, पहले आप क्या करोगे, टायर को निकालोगे, फिर पंक्चर चेक करोगे, फिर आप टेप लगाओगे, फिर सूखने का इंतजार करोगे। ये क्वेश्चन आया था अटपटा सा, ठीक है, एक उसके ऊपर रील भी आई है। तो वो तो होता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर, और ऐतिहासिक कालक्रम को हम बोलते हैं क्रॉनिकल, ठीक है। रजिस्टर तो आप सभी को ही पता है, जिसमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं डेली बेसिस, मंथली बेसिस या फिर ईयरली बेसिस पे। जनरल यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूज़पेपर या मैगजीन को हम कहते हैं भाई, न्यूज़पेपर या मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन। हो जाएगा भाई। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी आपके वन वर्ड्स चल रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। यानी कि कोई भी यदि आपका एग्जाम हुआ है तो इनमें से जरूर आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो। आगे चलें अब, ठीक है।
आगे चलते हैं, अब बारी आती है इडियम्स की। पहले कुछ इडियम्स कर लेते हैं। अब इडियम्स बताइए। देखो, अ नैरो एस्केप, उसको आप क्या कहेंगे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी कि इसका मीनिंग बताना है अपनी लैंग्वेज में कि इसका इन चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट इसका मतलब है, सही मतलब बनता है। नैरो एस्केप का मतलब होता है भैया, नैरो का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा बच के निकलना। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, दूसरी गाड़ी आ रही है और दूसरी गाड़ी से आप बिल्कुल थोड़ा सा बच के निकल गए, उसको बोलते हैं नैरो एस्केप। ठीक है, यानी कि किसी डेंजर से बाल बाल बच के निकल जाना, किसी डेंजर से बाल बाल बच के निकल जाना, यानी कि जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, यानी कि किसी भी आप डेंजर को, किसी खतरे को या किसी मुसीबत को आप टालने में कामयाब हो गए हो, मैनेज करने में, ठीक है, सफल हो गए हो, इसको बोलते हैं हम। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो इसका मतलब एक ही बैठ रहा है आपका, ठीक है, एक ही मतलब बैठ रहा है, वो कौन सा है? सी। ठीक है, बाल बाल बच के निकल जाना, या डेंजर से या किसी खतरे से या किसी मुसीबत से बचने में कामयाब हो जाना। तो वो मतलब एक ही का निकल रहा है, थर्ड का। अगला बताना है, यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर, कि आपने उसको किसी टाइट कॉर्नर में रख दिया है, बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट, कि और ये बोला है कि चुप रहना है। कि तो किसी को टाइट कॉर्नर में रखने का मतलब क्या होता है? एम्बैरेसिंग सिचुएशन उसको कहेंगे, सीक्रेट प्लेस कहेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन कहेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन कहेंगे, चारों में से। देखो, टाइट कॉर्नर में रखने का मतलब क्या होता है? टाइट का मतलब आपको पता है, टाइट का मतलब डिफिकल्ट ही हो सकती है, सीक्रेट तो हो ही नहीं सकती टाइट, एम्बैरेसिंग भी नहीं हो सकती, जो परेशान करे नहीं, आप परेशान नहीं, डिफिकल्ट होती है, कंफर्टेबल भी नहीं आप उसको कहोगे, तो आप उसको बोलोगे डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में आपको रख दिया और बोल रहे हैं कि चुप रहना। ठीक है, टाइट कॉर्नर को हमेशा बात करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब बताना है। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन को हम कहते हैं भैया जानी दुश्मन, एक दूसरे के इतने दुश्मन कि देखते ही एक दूसरे को मारने का मन करे, जानी दुश्मन जिसको कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। तो डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना नहीं होता, फ्रेंडली विद ईच अदर भी नहीं होता, एक दूसरे के दोस्त थोड़ी ना है, विदाउट होप भी नहीं होता, इसका मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। ठीक है, बिटरली हॉस्टाइल, एक दूसरे के जानी दुश्मन। ठीक है, एक दूसरे के जानी दुश्मन। क्लियर है भाई? आगे चलें। तो जितने भी साथी देख रहे हैं भाई, सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें सारे के सारे साथी। अगला, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब बताना है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या कहते हो आप? इंस्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली या नॉर्मली। अब मान लो मेरे पास ये कैप है, हैट, कैप नहीं हैट समझ लो, और मैं इसको नीचे गिरा दूं तो एकदम से जमीन पे जाके गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी कि नहीं गिरेगी भाई? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटली, एकदम से। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब कोई काम इतनी जल्दी हो जाना जितनी जल्दी कोई हैट नीचे जमीन पे जाके गिरे। जो इडियम्स होते हैं ना भैया, अपनी कहानी बना के याद करा करो, जैसे एट द ड्रॉप ऑफ हैट, भैया ड्रॉप कर दी मैंने हैट और एकदम से जाके गिरी, तो मतलब इंस्टेंटली मैं इसका मतलब याद कर लूंगा, इंस्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, एकदम से। नेक्स्ट, अब देखो इसका मतलब क्या बताओगे आप? आ नीडल इन अ हैस्टिक, भूसे में नीडल। मान लो किसी कमरे में भूसा आपने स्टोर कर रखा है और उसमें आप नीडल ढूंढ रहे हो, सुई ढूंढ रहे हो, उसका मतलब क्या होगा? ढूंढ पाओगे? ढूंढ पाओगे क्या? नहीं, बता दो, ढूंढ पाओगे या नहीं? भूसे में नीडल को ढूंढना, ऐसा काम करना जो मुश्किल हो। ठीक है, ढूंढ पाना मुश्किल हो, इसका मतलब यही तो हो रहा है। टू बी ऑफ माइनर इंपोर्टेंस, कम महत्वपूर्ण चीज ना भाई। टू बी इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जो अननेसेसरी हो, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि अननेसेसरी एक्टिविटी है, हम इसको बोलेंगे ऐसी चीज जिसको ढूंढ पाना मुश्किल है।
टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी नहीं होता कि कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, तो कुछ ऐसी चीज जो ढूंढ पाना मुश्किल हो वो हम कहेंगे। ठीक है, ढूंढ पाना मुश्किल हो। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से याद करा करो, भूसे में नीडल ढूंढ रहे हो यानी कि ऐसा काम जो ढूंढ पाना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू लोकेट। आगे एक तो क्या हो गया, ठीक है। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, इसका मतलब बताइए क्या होगा? बरी द हैचेट का मतलब, बरी द हैचेट का मतलब बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है पास्ट के झगड़े को भूल जाना। ठीक है, पास्ट के झगड़े को भूल जाना। बरी का मतलब दफना दो यार, बरी द हैचेट, जो तुम चीजें हो चुकी हैं, जो झगड़े हैं, गिले शिकवे हैं, उन पे माटी डालो। ठीक है, उनको दफना दो। कई बार सुना है ना यार, दफनाना, आग लगाना, तो इसका मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वेल्स, पुराने झगड़े को भूल जाना और दोबारा से वही। कई बार देखा होगा आपने, इतने अजीब दोस्त होते हैं, ठीक है, इतने बेजोड़ दोस्त होते हैं, लेकिन किसी बात के लिए झगड़ा हो जाता है और सालों साल नहीं बोलते। कुछ सालों के बाद उनको लगता है हाँ यार कुछ गलत किया था, छोड़ते हैं पिछले झगड़ों को, पास्ट की बातों को भूलते हैं, पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। तो फॉरगेट पास्ट क्वेल्स उसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे? पुरानी बातों को भूल जाना हो जाएगा फॉरगेट पास्ट क्वेल्स। क्वेल्स मतलब झगड़े। ठीक है, नेक्स्ट। वो कह रहा है लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको हम क्या करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? ये देख रहे हो आप बोर्ड, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और आपका क्या है ये ब्लैक। यहाँ पे आपके जो सेंटेंस वगैरह है, जो टीचिंग यहाँ पे मटेरियल है वो लिखा हुआ है, यानी कि रिटन में कोई चीज होना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कोई चीज रिटन में होना, इन राइटिंग। ठीक है, इन राइटिंग, रिटन में कोई चीज आपके पास होना उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, राइटिंग में होना। ऐसे नहीं बोलोगे आप पेंटेड इन कलर्ड, कलर्ड की तो बात हो ही नहीं रही, प्रिंटेड इन कलर्ड इंक भी नहीं होगा, रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज जो रिटन में हो, इन राइटिंग में हो, लिखित में हो। नेक्स्ट, टू ब्लेज आ ट्रेल। अब टू ब्लेज अ ट्रेल इसको कैसे याद करोगे? मान लो कोई ट्रेल है, रास्ता है, ब्लेज का मतलब रोशनी दे दी आपने उस रास्ते को, उस रास्ते को क्या कर दिया? रोशनी दे दी। आग लगा दे नहीं, आग लगा देना भी होता है ब्लेज का मतलब, उजागर कर दिया, रोशनी दे दी, यानी कि वो काम, वो रास्ता जो आपने सबसे पहले ढूंढा हो, तो आप उसको करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं भैया हम। तो इसका मतलब टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कुछ नया जो आपने इनिशिएट किया हो, जिसकी शुरुआत की हो, वो करने वाले आप हो। ठीक है, उस रास्ते का पहले किसी को ना पता हो और आपने वो ढूंढा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू ब्लेज आ ट्रेल। हो जाएगा भाई, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरुआत करना, उसको पहले कोई करने वाला ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, डाउन इन द माउथ। अब डाउन इन द माउथ को कैसे याद करोगे? देखो भैया मेरा माउथ है, माउथ मेरे को ये लगा लो और मैं ऐसे डाउन करके बैठा हूं मुंह को, मतलब क्या समझोगे आप? यार उदास उदास सा क्यों बैठा है, उदास उदास सा क्यों बैठा है? तो उदास उदास चिंता में क्यों बैठा है? तो एंग्री तो नहीं होगा, हैंग्री भी नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होगा, टू बी डिप्रेस्ड। इसका मतलब होगा डिप्रेस्ड है, चिंता में है किसी बात को लेकर। ठीक है भाई, हो जाएगा डाउन इन द माउथ, भैया मुंह नीचे लटका के बैठा है मतलब डिप्रेशन में है। तो भी डिप्रेस्ड, किसी चीज के बारे में गहन चिंता करे बैठा है। नेक्स्ट, गेट डाउन टू ब्रास टैक, इसका मतलब बताना है, इडियम्स बताना है कि क्या होगा। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, कंप्रोमाइज करना किसी के साथ, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर सीरियस होना, या गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, कि जॉब से निकाल देना, या टू बी रेडी। टू बी रेडी क्या मतलब होगा इन चारों में से? जल्दी बताइए।
गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है भैया किसी चीज को लेकर सीरियस हो जाना, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर अब सीरियस हो जाना, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स होता है उसका मतलब, ठीक है। किसी चीज को लेकर सीरियस हो जाना, बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी चीज को लेकर सीरियस हो जाना उसको बोलते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। नेक्स्ट, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपने मान लो कुछ बनाया था प्लान, वो किसी को आप बता रहे हो, उसने बोल दिया ना भाई अच्छा नहीं है, तो दोबारा से आप उस ड्राइंग बोर्ड पे आते हो, दोबारा से कुछ काम करना स्टार्ट करते हो, तो उसको क्या बोलोगे भैया? दोबारा से यानी कि स्टार्ट ओवर करना, दोबारा से किसी चीज की शुरुआत करना, उसको बोलते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। आपने कुछ बनाया, आप बैठ के दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे आगे, मतलब कुछ दोबारा से शुरुआत करना, स्टार्ट ओवर, फिर से शुरुआत करना किसी काम की, ठीक है। इसका मतलब होगा स्टार्ट ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब देखो यहाँ पे भी ग्रास है, आपके घर पे भी लगी हुई है, और यहाँ पे भी ग्रास लगी हुई है, लेकिन जो दूसरी साइड पे ग्रास है वो आपको ज्यादा ग्रीन लग रही है। द ग्रास इज ग्रीनर, कंपैरेटिव डिग्री आई है ऑन द अदर साइड, ठीक है। मतलब जो दूसरी तरफ जो घास है वो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है अपने की बजाय, ठीक है। अपने की बजाय दूसरे की अच्छी लग रही है, मतलब थिंग्स अपीयर्स बेटर फॉर अदर्स, दूसरों की चीजों को हमेशा अच्छी लगना। सर वी हैव लॉट्स इडियम्स टू लर्न, बट क्या इन्हीं को बार बार रिकॉल करना इनफ रहेगा? प्लीज गाइड। नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा कि इन्हीं को, मैंने कहा मोस्ट रिपीटेड है ये, ठीक है। वोकैब आप कभी भी खत्म नहीं होता, वोकैब का एरिया, चाहे वो वन वर्ड्स हैं, चाहे वो इडियम्स हैं, चाहे वो स्पेलिंग है, चाहे वो सिनोनिम्स हैं, वोकैब का एरिया कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होता है, ठीक है, वो आपको आने चाहिए करने के, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स, कि भैया दूसरे की चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है, या दूसरे का जो लिए कोई चीज हो रही है वही आपको हमेशा अच्छी लग रही है, ठीक है। दूसरे की ही घास, दूसरे की थाली में हमेशा खाना अच्छा लगता है, दूसरे के ही घर में हमेशा आपको सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता भैया। अपनी तरफ देखोगे तो अपना भी सब कुछ अच्छा ही है, दूसरे की बजाय देखोगे तो, ठीक है। कभी सोचो मैनी थिंग्स लुक्स लाइक ग्रीन ग्रास, ठीक है, ऐसा नहीं है। ग्रीन ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, हरी घास हर जगह उगती है ऐसा भी नहीं है। ओनली ग्रीन ग्रास ग्रोज वेल, केवल हरी घास ही अच्छी उगती है ऐसा नहीं कहना चाह रहा। वो कह रहा है जो घास दूसरी तरफ है वो ज्यादा ग्रीन है, यानी कि दूसरे की थाली में सब कुछ अच्छा आपको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हैंग अप वंस बूट, भैया अपने बूट को आपने हैंग कर दिया, टांग दिया, अपने बूट को टांग दिया, इसका मतलब क्या होता है? अपने बूट आप आए, बूट आपने पहने हुए हैं और बूटों को आपने टांग दिया कहीं पे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब होगा भैया टीज एन अपोनेंट, टीज थोड़ी ना कर रहे हो, सो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगा, चैलेंज समवन भी नहीं हो, किसी को चैलेंज थोड़ी ना कर रहे हो। रिटायर्ड फ्रॉम आ स्पोर्ट, स्पोर्ट से रिटायरमेंट ले लेना मतलब होता है, बस आप जूते पहनते हो खेलने के लिए और वो आपने टांग दी, इसका मतलब रिटायरमेंट मैं अब ले रहा हूं, इस तरीके से याद करनी है किसी पर्टिकुलर आप स्पोर्ट से, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से ये तरीके होते हैं वोकैब के याद करने के। अगर आप इसी तरीके से खुद का कुछ ना कुछ कहानी बना के याद करोगे ना, तो वोकैब लंबे समय तक याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। लंबे समय तक यदि आप वोकैब याद करना चाहते हो तो यही तरीके होते हैं वोकैब को लंबे समय तक कैसे याद करें, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, अब आप क्या कर रहे हो? नेल को हिट कर रहे हो अपने सिर पे, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई कि हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि अपने आप को चोट थोड़ी ना पहुंचा रहे हो आप। समवन हार्ड, किसी को हार्ड थोड़ी ना हिट कर रहे हो, हार्ट समवन विद द नेल, किसी को हर्ट नहीं। इस चीज में भाई वो कहना चाह रहा है कि से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, वही चीज कहना जो सही हो। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है वही चीज कहना जो सही हो, एग्जैक्टली, हाँ हाँ एग्जैक्टली ये वही चीज है भाई, ठीक है, जो सही चीज हो केवल वही कहना।
नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क, HERCULEAN। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कुली, हरकुलियन टास्क को याद करो। हर कुली का टास्क जो होता है मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कुली, कुली क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो सभी के लिए मुश्किल हो, स्ट्रेंथ वाला काम है जो, ठीक है, जिसमें लॉट ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती हो, तो हर कुली का काम ऐसा है। तो अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसा काम जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वो काम कौन कर सकते हैं, कूली करते हैं। ठीक है, ऐसे याद करोगे भाई इसको, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसी जॉब, ऐसा काम जिसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ती हो, बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसे याद करोगे हर कूली का काम, हरकुलियन टास्क मतलब हर कूली का काम। नेक्स्ट है दिस प्रॉब्लम्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। वो कह रहा है कि ये जो है हार्ड नट है, क्रैक करना, इट विल टेक लॉन्गर देन दे इमेजिन, कि भैया ये प्रॉब्लम जैसे वो सोच रहे हैं वैसे नहीं है, ये ज्यादा समय लेगी। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, भैया ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ये नट जो है क्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो मुश्किल हो सोल्व करना, तो इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना मुश्किल है, और इट विल टेक लॉन्गर देन द दे इमेजिन, कि ये इतना टाइम लेगी जितना वो सोच रहे हैं। क्लियर है भाई, ठीक है, आगे। अब नेक्स्ट एक हैंगिंग बाय अ थ्रेड। इससे पहले हमने किया था हैंगिंग बूट, आपने बूट हैंग करना यानी कि रिटायर फ्रॉम अ स्पॉट। अब है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, किसी चीज को आप धागे से लटका रहे हो। तो मतलब क्या कहना चाह रहा भाई, किसी चीज को आप यदि आप धागे से लटका रहे हो, मतलब कि वो डेंजरस सिचुएशन में है कोई चीज। मान लो कब तक टिकी रहेगी, कभी ना कभी तो टूटेगा वो धागा। किसी धागे से आपने कोई चीज लटका दी, तो हमेशा वो चीज कौन सी सिचुएशन में रहती है, डेंजरस सिचुएशन में रहती है। तो बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, इन अ सॉरी हम्बल स्टेट भी नहीं, एक्सट्रीमली वीक आप इसको नहीं कहेंगे, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर भी नहीं, वीक तो नहीं कहेंगे, बस ऐसे कहेंगे किसी चीज को धागे से टांगना तो वो डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है। किसी भी वक्त बुरा हो सकता है, तो डेंजरस सिचुएशन उसको आप बोलेंगे। नेक्स्ट, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पेल होगा, ठीक है, वेरी ब्रीफली होगा, अंडर प्रोटेक्शन होगा, या विदाउट डिले होगा। भैया इन नटसेल का मतलब होता है वेरी ब्रीफली, संक्षेप में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि हम हरियाणा जी के पढ़ते हैं, वी डेली रीड्स इन अ नटसेल, ब्रीफ में पढ़ते हैं भाई, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं केवल वही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है लगे पड़े हैं घंटों पढ़ने, लेकिन वो आपके काम ही की चीज ना हो, वो तो केवल एक टाइम वेस्ट है। तो इन अ नटसेल का मतलब होता है वेरी ब्रीफली, संक्षेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक दो बर्ड्स को एक स्टोन से मारना, यानी कि भैया एक चीज से दो मुनाफे लेना, कहना तो मतलब यही चाह रहा ना। लेकिन इसके आप ऑप्शन देखोगे तो कैसे हैं, पजल्ड है, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो कैसे बताओगे। एक तीर से दो शिकार आपने देखे होंगे, आप करना एक काम चाह रहे थे, लेकिन उस काम को करते करते दो चीजों का फायदा हो गया, दूसरा काम भी हो गया। अब देखो, ही ruined his chances of getting into college as he got distracted while studying for 2 different entrance tests। भैया वो 2 एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा था और किसी एक में भी अच्छा नहीं कर पाया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। काम एक करना है, दो का मुनाफा लेना है, यहाँ तो दो काम कर रहा है, दो की तैयारी कर रहा है वो। Today's fishing session was a success as both the fishermen were working together। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि जो फिशिंग सेशन है आज का वो सक्सेस रहा, क्योंकि जो दोनों फिशरमैन हैं वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये सेंस भी नहीं देखनी। He was so unlucky that he never won a single coin toss in the entire tournament। वो कह रहा कि पूरी टूर्नामेंट में उसने एक भी जो है कॉइन टॉस नहीं जीती, तो ये भी मतलब नहीं कहना चाह रहा वो।
तो वो कहना चाह रहा है माया डिसाइडेड टू क्लीन द हाउस बट द एंड ऑफ द डे ही रियलाइज्ड इट वाज अ ग्रेट वर्कआउट। भैया माया ने डिसाइड किया क्यों ना मैं आज घर की सफाई कर लूं, और लास्ट में उसने पाया कि घर की तो सफाई हुई ही हुई है और वर्कआउट भी हो गया, यानी कि एक चीज से दो दो काम हो गए। तो ये कहना चाह रहा है भैया, ठीक है, घर की सफाई भी हो गई और वर्कआउट भी हो गया। ठीक है, तो ये सेंस देखा करो आप। ठीक है, इस तरीके से किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक ही तीर से दो दो काम हो गए, दो दो शिकार हो गए। घर की सफाई तो हो ही गई और उसने देखा कि आज का वर्कआउट भी हो गया साथ के साथ। नेक्स्ट, एक्सट्रीम पुअर्टी मेड द पुअर वुमेन हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। अब देखो इस लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है, एक्सट्रीम पुअर्टी जो कति गरीबी होती है, मेड द पुअर वुमेन उस गरीब औरत को उसने क्या बना दिया, हाउ लॉन्ग शी कुड कि कितने लंबे समय के लिए वो अपनी जो स्टारवेशन है जब भूख है उसको दूर रख पाई गरीबी की वजह से। तो लिव ऑन चैरिटी का मतलब भी नहीं होगा, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे भी नहीं होगा कि जंगली जानवर को दूर रखना, अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, उसकी जो गरीबी है उसको ही पता है गरीबी से वो कैसे उस अवॉइड कर पाई है अपने स्टारवेशन को, अपने भूख को। ठीक है, अवॉइड स्टारवेशन होता है इसका मतलब। ठीक है, सेफ इनर हाउस भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आशुतोष केप्ट अ अपर लिप स्टिफ इवन व्हेन ही वाज रिप्राइमेंडेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, या ये क्लाइंट के सामने उसको धमकाया गया लेकिन उसने अपना जो अपर लिप है स्टिफ रखा। जब आप बोलते हो तो आपके लिप्स हिलते हैं, स्टिफ रखना मतलब इनको कतई ना हिलाना, मतलब बोलना ही नहीं, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना, यही तो कहना चाह रहा है। तो केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, अपर लिप को स्टिफ रखने का मतलब क्या होता है भैया, रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस, कुछ ना कहना। कोई आपको कितना भी कुछ कह ले, आप कुछ एक्सप्रेशन ही ना दो, आप बैठे हो आराम से होठ को बिल्कुल स्टिफ करके कि मेरे को होठ कतई नहीं हिलाने हैं, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना है। ठीक है भाई, हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज, मेरा जो दोस्त है वो सक्सीड हो गया, क्यों, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम। मेरा दोस्त सक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि उसने किसी प्रॉब्लम का आंसर देने में उसको जो सर्च किया कोई भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं रखा, यानी कि हर पत्थर को उसने छान मारा। ठीक है, हर तरीके की कोशिश कर डाली उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता, मान लो पत्थर रखे हैं तो कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था जो हमने अनटर्न्ड की रख दिया हो, छेड़ा ना हो। तो इसका मतलब होता है भैया मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, जितनी कोशिश हो सकती है उतने एफर्ट्स लगा दिए उन्होंने आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है, मजे आ रहे हैं क्लास में कि नहीं, वो कैब सेशन में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो सेशन लाइक जरूर कर देना भाई सारे के सारे साथी। नेक्स्ट होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। भैया ऐसी तारीफ, ठीक है, जो आपको लगे कि यार बेइज्जती कर रहा है कि तारीफ कर रहा है, तारीफ में बेइज्जती छुपी है या बेइज्जती में तारीफ छुपी है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं। प्रेज दैट इज गिवन डायरेक्टली, ऐसी प्रेज जो डायरेक्टली दी गई हो ना भाई। इंसल्टिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर, किसी को इंसल्ट करना भी नहीं होता। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, ये हो सकता है भैया इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज। ठीक है, अब ऐसा कॉम्प्लीमेंट, ऐसी तारीफ जो आपको लगे यार तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है, कर तो रहा है तारीफ लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है बेइज्जती कर रहा है, कर तो रहा है बेइज्जती लेकिन ऐसा लग रहा है तारीफ कर रहा है, तो आप पजल से रहते हो। मेकिंग फन ऑफ समवन टू टीज देम भी नहीं होगा, तो इंसल्टिंग रिमार्क, ठीक है, रिमार्क तो इंसल्टिंग है लेकिन वो प्रेज की तरह कह रहा हो, ताना भी मार गया और तारीफ भी कर गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, आगे लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स का मतलब बताओ क्या होगा। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, नीट एंड टाइडी भी नहीं होगा, साफ सुथरा भी नहीं,
जस्ट एट द लास्ट मोमेंट भी नहीं, टू रिमेंबर द पास्ट भी नहीं। लेट बाईगोन्स का मतलब होता है चल यार छोड़ना, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाना, छोड़ देना। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, यानी कि छोड़ देना, भूल जाना, माफ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है मिस द बोट। यदि आपको कहीं जाना है बोट में और आपने वो बोट मिस कर दी, इसका मतलब क्या कहोगे आप? आपको किसी काम से जाना था और आपकी बोट जो है वो मिस हो गई, तो मिस समवन यू लव, किससे प्यार करते हो उसको मिस करना नहीं होगा। टू लॉस समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ खो देना भी नहीं होगा, ठीक है। टू फॉरगेट समथिंग एट होम, घर पे कुछ भूल जाना मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को मिस कर देना। मिस द बोट का मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया आपने, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया? मिस कर दिया यहां पे आपने, ठीक है। आगे चले भाई, ओके चल रहा है अभी तक, ठीक है जी। नाइस क्लास सर, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है राहुल, ठीक है भाई। आगे निप इन द बड, इस इडियम्स का मतलब बताना है निप इन द बड, ठीक है। यानी कि कोई चीज ग्रो कर रही है, उसको ग्रो करने से ही पहले काट देना, शुरुआत में ही, ठीक है। टू कट द बर्ड्स मतलब नहीं होता इसका। टू डिस्ट्रॉय लेट, लेट डिस्ट्रॉय करना ये भी नहीं होता। नॉट टू डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अर्ली, किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना, बढ़ने ही ना देना, ग्रो ही ना करने देना। तो निप इन द बड का मतलब होता है भैया टू डिस्ट्रॉय अर्ली, जल्दी किसी चीज को खत्म कर देना, शुरुआती दिनों में ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो इडियम्स है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। वो कह रहा है, अब मान लो आप सभी को पता है हॉर्स आगे होता है भैया, गाड़ी पीछे होती है जिसको कार्ट बोलते हो, लेकिन आपने क्या किया, कार्ट को आगे रख दिया और घोड़े को पीछे रख दिया। यानी कि आपने क्या कर दिया, गलत चीजों को मिसप्लेस कर दिया। पहले जिसको रखना था उसको लास्ट में, लास्ट में जिसको रखना था उसको पहले, गलत काम करना आप इसको बोलते हो। तो इसका मतलब होता है डू लास्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि पीछे की चीजों को आप पहले कर रहे हो और जो पहले करने की है उनको आप बाद में कर रहे हो। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब यही होता है भाई, ठीक है। बाद की चीजों को पहले करना या कोई उल्टा काम करना, जो चीज पहले करने का है वो करोगे नहीं, ठीक है, उसको बाद में करोगे। नेक्स्ट, दो वेरी रिच अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव्स फॉर अ रेनी डे। अलेक्जेंडर कितना भी अमीर हो लेकिन हमेशा वो सेव करता है रेनी डेज के लिए। रेनी डेज होता है मुसीबत के समय जो काम आए पैसा, यानी कि जो पैसा आप बाद में यूज कर सको। लिव्स लाइक ए माइजर भी नहीं होगा, स्पेंड्स टू मच भी नहीं होगा, सेव्स मनी फॉर लेटर, कि अलेक्जेंडर कितना भी अमीर है लेकिन वो पैसे को सेव करता है बाद के लिए। लेटर का मतलब बाद के लिए, कि ताकि पैसा बाद में काम आ सके। अब ऐसा नहीं है आप पैसा उड़ाए जा रहे हैं उड़ाए जा रहे हैं और जब मुसीबत का समय आए आपके पास पैसा ही ना बचे, तो बचा के रखना, ठीक है, मुसीबत के समय, ताकि बाद में काम आए। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। जो चेयरमैन है भाई अपनी कंपनी का, वो हर आदमी की केयर करता है जो कंपनी के अंदर हो। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कोई भी आदमी हो, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, कोई भी आदमी हो, साधारण से साधारण आदमी की वो केयर करता है चेयरमैन जो है अपनी कंपनी का। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल को हम कहते हैं। क्लियर है भाई, ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया आपका टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसको कैसे याद करोगे, मान लो ये दो लाइन्स हैं, इसके बीच में मैंने कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है, और उसका मतलब भी आपने पता कर लिया, ठीक है, आप उसको भी ग्रैब कर पा रहे हो जल्दी से, उसको भी आप महसूस कर पा रहे हो या उसका भी पता आप कर पा रहे हो। तो जो आदमी रीड कर दे लाइन्स के बीच में, तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग,
छिपे हुए मतलब को भी, जो अनक्लियर मीनिंग है, इंप्लाइड का मतलब होता है अनक्लियर या छिपा हुआ, जो छिपे हुए मतलब को भी पता कर ले उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। टू अंडरस्टैंड द इंप्लाइड मीनिंग, छिपे हुए मतलब का भी जो पता कर ले, अनक्लियर मीनिंग का भी जो पता निकाल ले, उसको ही बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है भाई, सेशन ठीक चल रहा है अभी तक? ठीक है, तो नेक्स्ट शुरुआत हम करते हैं अपनी स्पेलिंग्स की। जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। इडियम्स के बाद हम करते हैं अपनी स्पेलिंग्स। जल्दी से बताइए। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। अब यहाँ पे देखोगे चारों ऑप्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिकल, अनसेवरी, आल्ट्रिस्टिक या अनकन्वेंशनल। इनमें से गलत स्पेलिंग बतानी है कौन सी है, जल्दी बताइए जितने भी साथी देख रहे हैं। देखो, आल्टूरिस्टिक नहीं होता, आल्ट्रुइस्टिक होता है, ALTRUISTIC, आल ट्रू, ठीक है, TRU, ठीक है, ये उल्टा है, आर पहले आएगा यू बाद में आएगा, आल ट्रू। ट्रू कैसे लिखते हो आप? TRUE, ऐसे ही तो लिखते हो, यानी कि आर पहले और यू बाद में। तो आल्ट्रुइस्टिक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बाकी सभी की यहाँ पे स्पेलिंग सही है। एथिकल की भी स्पेलिंग देख लेना भैया, बहुत बार एग्जाम में आती है। अनसेवरी की भी देख लेना, एग्जाम में बहुत बार आती है, ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसकी जो PDF है वो तो मैं डाल ही दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं। लेकिन जो और स्पेलिंग है वो भी आपने छोड़नी नहीं है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताना है किसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। अनाउंसमेंट, सेकंड है एनोनिमस, एनिवर्सरी या फिर एंग्विश। इनमें से बतानी है किसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। एनिवर्सरी, अब यहां पे आप देखोगे एनिवर्सरी जो हम लिखते हैं ANNIVERSARY होता है भाई, यहाँ पे VAR नहीं होगा, यहाँ पे होता है VER। क्या होता है? VER। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सभी की सही है। एनोनिमस की भी बहुत बार एग्जाम में आती है भैया, देख लेना, ANONY नोनी, MOUS मस। इस तरीके से याद करना सीखो स्पेलिंग्स को। एनोनिमस, एंग्विश, NGUISH, ये भी सही है स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है इनमें से कौन सी है जो स्पेलिंग आपकी गलत है। एडजर्न की, एटिकेट, एफिलिएट, इनिमिकल। अब यहां पे देखो एटिकेट की मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है भाई, स्पेलिंग देख लेना, एटी, ETI, QUE, ठीक है। कई बार यहाँ पे सिंगल दे देते हैं या कई बार यहाँ पे ए दे देते हैं, एटिक्वेट्स। एफिलिएट की यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत है, एफिलिएट में डबल एफ आता है, AFFILIATE, एफिलिएट में डबल एफ आता है भाई। ठीक है, एफिलिएट में क्या आता है? डबल एफ आता है। हो जाएगा? ठीक कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट, जो इनमें स्पेलिंग बता देगा मैं मान जाऊंगा भाई उसकी इंग्लिश की जो तैयारी है बहुत अच्छी है। करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग, आर्गुमेंट, आर्ग्यू नहीं आर्गूमेंट। मैं बोल रहा हूं, अगर आप पकड़ पाए, ठीक है, अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर पाए, ठीक है, जो अभी हमने किया है, ठीक है, इंप्लाइड मीनिंग को यदि आप पहचान पाए, मैं बोल रहा हूं आर्गूमेंट, आर्ग्यू नहीं आर्गूमेंट। मेरे साथ आर्गूमेंट मत कर। तो देखो ARGUE, आर्ग्यूमेंट गलत है, ARGE ये तो गलत ही होती है भैया, ARGUE MENT तो होता ही नहीं, MENT होता है, तो आर्गू, ARGU, आर्गूमेंट, MENT। तो ये स्पेलिंग जो होती है बिल्कुल सही होती है आर्गूमेंट की, ठीक है। हो जाएगा भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एडोलिसेंस की। एडोलिसेंस बताइए क्या होगी एडोलिसेंस की? एडोलिसेंस की स्पेलिंग होती है ADOLE, एडोल, डोल, DOLE, एडोल, डोल, एडोल, डोल, ठीक है। उसके बाद सेंस होती है SCENSE,
NCE, ठीक है, SCENCE, तो ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ए वाली, ठीक है। ए वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एडोलिसेंस में दोनों CC आएंगे, SCENCE, SCEN SC नहीं आएगा भाई। तो ये स्पेलिंग मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, कर लेना। एडोलिसेंस, 2 CC आएंगे इसमें एडोलिसेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एकोमोडेट की स्पेलिंग कौन सी इन चारों में से सही है? एकोमोडेट बताइए जल्दी से। एकोमोडेट, अब जैसे जैसे आप बोलोगे ना वैसे ही बोलने में ही ठीक कर पाओगे। अको ए क एक कम म डेट, देखो एक कम म डेट, एकोमोडेट, तो डी जो स्पेलिंग है यहाँ पे बिल्कुल सही है, एकोमोडेट। डबल सी आएगा, डबल एम आएगा, DATE, डेट तो आपको पता ही है, डेट की स्पेलिंग DATE होती है। बस इसमें ध्यान रखना, अकॉर्डिंग, जैसे अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग में डबल सी आता है, उसके बाद ओ, एको, तो एको में ACCO आता है, ठीक है। इसमें तो ओ आया ही नहीं है, इसमें सिंगल सी आया, इसमें आया तो है, इसमें डबल एम नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बतानी है, कौन सी सही है? ब्यूरोक्रेसी, जल्दी बताइए कौन सी होगी ब्यूरोक्रेसी। अब देखो ब्यूरोक्रेसी की जो स्पेलिंग होती है भैया वो होती है BUREAU, क्रेसी। जैसे एडोलिसेंस में 2 C है, इसमें भी डबल C आते हैं क्रेसी में, ठीक है। जैसे ऑटोक्रेसी अभी हमने पढ़ा था, CRASY नहीं आता है इसमें, तो BURA बुरा नहीं होता है, ब्यूरो होता है, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। 2 C इसमें आएंगे, तो बी हमारी जो स्पेलिंग है वो कतई सही है। ठीक है, हो जाएगा भाई। तो जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। स्पेलिंग वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है आपकी वो यहाँ पे मैंने ली है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इनकरेक्ट बतानी है कौन सी है? कैलेंडर, कमिट, कार्निवोरस या कैड्रे। आप कैलेंडर का टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था, यदि आपने देखी हो, वहां पे भी मैंने आपको बताई थी कैलेंडर, CALENDAR होती भी कैलेंडर की स्पेलिंग, ठीक है। CALENDAR, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई की जगह क्या आता है मेरे भाइयों? ए आता है, ठीक है। कमिट, कमिट की स्पेलिंग भी देख लेना, कमिट, कमिट में डबल एम आता है, एक कमेटी आएगी उसकी स्पेलिंग भी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, देखो अभी बात की थी कमेटी वाली, ये आ गई है। बताइए रॉन्गली बतानी है कौन सी स्पेलिंग जो इनमें से गलत है? कंपेरेबल, कंपेरेबल, कंपेयर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPARE, कंपेयर, ठीक है, कंपेरेबल। तो पेरेबल कंपेरेबल की सही है, कमेटी की भी बिल्कुल सही है, डबल एम डबल टी डबल ई। कई बार कमेटी की स्पेलिंग आपको दी जाती है COMMI और बच्चे इसी को करके आते हैं, जो कि गलत होगी। इसमें डबल एम डबल टी डबल ई आता है कमेटी में। यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो कंसाइंस की है, आप ध्यान से भी देखोगे साइंस की स्पेलिंग गलत लिखी है, SCIENCE, तो कौन आगे लगा दो? CON, ठीक है, CON, फिर उसके बाद साइंस की स्पेलिंग SCIENCE, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। कमीशन में भी डबल एम उसके बाद डबल एस, कमीशन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है आपकी, जो डबल एम वाली सिंगल वाली ये होती हैं, एग्जाम में यही फंसाती हैं। और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो गलत है। कंजुकेट स्पेलिंग सही है, कॉर्पोरेट ये भी स्पेलिंग सही है, कोलैबोरेट ये भी स्पेलिंग सही है। देखो कोलैबोरेट याद रखना है, COLL है, कोलैबोरेट BORATE, कोलैबोरेट ये भी स्पेलिंग सही है। कम मेमोरेट, देखो कम COM कम, फिर मेमो MEMO, कम मेमो, RATE रेट, कम मेमो रेट, तो कम मेमो रेट। इसमें आपका आएगा डबल एम, क्या आएगा भाई? डबल एम, ठीक है भाई। राहुल डी,
ठीक है, क्या आएगा इसमें, डबल एम आएगा भाई। इसी तरीके से ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो हो जाएगा, कमेमोरेट। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। डिसिप्लिन, डिलीशियस, डेस्पिरेट, डिपेंडेंस। अब देखो जितनी भी मैं स्पेलिंग ले रहा हूं, चारों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं में से आपको स्पेलिंग फंसेगी, ये मैं गारंटी है भाई आपकी, ये मैं गारंटी देता हूं। देखो डिसिप्लिन की स्पेलिंग सही है, डिलीशियस की आसान है, ये भी हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे डेस्पिरेट, डेस्पेरारेट नहीं होता, डेस्पिरेट होता है, DESPERATE, डेस्पी, डेस्पिरेट, PE आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, PE आएगा। डिपेंडेंस की स्पेलिंग भी सही है, DEPENDEN, यहाँ पे सारे ई आएंगे भाई, ये ध्यान रखना, कई बार ए देख के आंसर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली बताना है कौन सी स्पेलिंग इनमें से जो है वो गलत है, जल्दी बताइए। अब देखो, इल्यूमिनेशन, ILLU, इल्यू, मी, MI, मी, फिर नेशन, ये ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्री, CRI, मी, MI, क्रीमी, नेशन, NATION, तो यहां पे M के बाद I आएगा, तो ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। इंटीमेशन की भी सही है, हेल्यूसिनेशन की भी सही है, HALLU, ये ध्यान रखना, यहाँ पे डबल L आएगा, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन, जैसे भी आप याद करो, हो जाएगा भाई। आगे चलूं, ठीक है, आगे चलते हैं, किसी में कोई भी डाउट है तो बता देना। करेक्टली बताना है आपको स्पेल्ड कौन है, डेफिनेटली। अब देखो डेफिनेट कैसे आप लिखते हो, DEFINITE लिखते हो या DEFI, डेफिनेट, NATE लिखते हो। सबसे पहले डेफिनेट बताओ कैसे लिखते हो। डेफिनेट कैसे लिखते हो, कई बच्चे तो डेफिनेट NATE लिखते होंगे, नेट बोलने में आ रहा, नहीं भाई, डेफिनेट की स्पेलिंग होती है DEFINITE, तो जिसमें भी ये है तो वो देख लो, DEFINITE गायब है इसमें, DEFINITELY, डेफिनेटली, ये जो स्पेलिंग है सही है। NAT वाली गलत है, NETELY वाली गलत है, NI होता है, दोनों जगह आई आएगा। ठीक है, B सही है। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा होगा, इसमें तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, जर्नी सही है, कंडेम, ठीक है, CONDEMN, यहाँ पे कंडेम में MN आता है भैया, ये ध्यान रखना बस। एग्जाइटी भी आपकी स्पेलिंग देख लेना, कई बार एग्जाम में दिया जाता है, NXSIEITY, ये स्पेलिंग दे दी जाती है जो कि कतई गलत है, एग्जाइटी में IE आता है। डायमंड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, डायमंड की होती है DIAMOND, डायमंड। ठीक है, DIAMOND हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कौन सा है, आप खुद ही देखेंगे, जितने भी ऑप्शन मैंने लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बढ़िया बढ़िया स्पेलिंग यहाँ पे हमने मिस्टेक्स ली हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया शेयर जरूर करना, सारे के सारे लाइक जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना इनकरेक्टली कौन सी है, मिसलेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मिसलेनियस की सही है। ठीक है, डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिन, DIS, डिसिप्लिन, PLINE, डिसिप्लिन की भी याद रख लेना। उसके बाद डिसिप्लिनेरियन में NARIAN होता है, डिसिप्लिनेरियन, ये भी सही है। एक्सक्लामेशन में EX, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन तो पढ़ा होगा, EXCLAMATION, एक्सक्लामेशन होता है, AI नहीं आता है भाई, तो ये वाली जो स्पेलिंग है वो हमारी गलत है। कॉरेस्पॉन्डेंस की भी स्पेलिंग जो है वो सही है, ये देख लेना, CORRESPONDENCE, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, चलें आगे। यहाँ पे मिलेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना मिलेनियम की स्पेलिंग। एक मिलियनियर और एक मिलेनियम, मिलियनियर की स्पेलिंग भी आप कमेंट में बताएंगे क्या होती है, करेक्ट सबसे पहले मिलेनियम की बताओ भैया, मिलेनियम। अब यहां पे देखो मिलेनियम की स्पेलिंग को कैसे याद करोगे आप, मिल
ठीक है, लेन नियम, ऐसे याद करो भाई, मिलेनियम। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो ऐसे ही मैं बताता हूं सबको, मिल लेन नियम, तो डबल एन और डबल एन, ठीक है। तो डी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है मिलेनियम की, ठीक है, MILLENIUM, मिलेनियम, ठीक है, मिल लेन नियम। तो मिलियनियर की भी आप बताएंगे स्पेलिंग, ये दोनों आपकी कंफ्यूजिंग रहती है, दोनों बताओ। इनकरेक्टली कौन सी जो स्पेलिंग है वो गलत है बतानी है यहाँ पे, सबमिटेड है, अमिटेड है, कमिटेड है या रिमिटेड है, जल्दी बताइए कौन सी है यहाँ पे। देखो सबमिटेड, ठीक है, जब भी आपने देखा होगा सबमिट, कंसोनेंट से पहले कोई वावल साउंड आती है तो उसको हम डबल टी कर देते हैं, तो भैया सही है। ओमिट, ओमिट की स्पेलिंग होती है OMIT, ओमिट, और जब ओमिटेड बनाओगे तो डबल TED हो जाएगा, तो ये वाली जो स्पेलिंग है हमारी गलत है, यहाँ पे डबल M आएगा। कमिटेड में सही है डबल M और डबल T, और रिमिटेड में भी सही है, तो ये भी मार्क कर लेना भैया, कमिटेड वाली स्पेलिंग भी, ठीक है। ओमिटेड में ओमिट लिखो पहले, फिर डबल टी कर दो, ओमिटेड। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी है कौन सी है, प्रोक्रेस्टिनेशन, एलिट्रेशन, सुपरिंटेंडेंट या हेलुसिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, बताइए कौन सी स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है। प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ पे भैया प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, CRAS, क्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब कोई चीज डिले करना, देरी करना किसी चीज में, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रैश होता है CRAS, तो यहाँ पे नहीं दिया है तो ये वाली स्पेलिंग हमारी गलत होगी। यहाँ पे सुपर इंटेंडेंट की देख लेना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर इन टेन डेंट, DENT, यहाँ पे DANT दिया जाता है कई बार सुपर इंटेंडेंट में, जो कि गलत होगा, DENT आएगा सुपर इंटेंडेंट, ठीक है, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, परस्यू की स्पेलिंग बताओ, आई एम परसुइंग करते हो ना आप, परसुइंग की स्पेलिंग कौन सी सही है, PERSUE है या PERSOUE है या PURSUE है या PURSEUE है, तो जो परस्यू आपका होता है वो कौन सा होता है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ सभी, हेलो, जल्दी से बताओ भाई। अब यहाँ पे जो परसू है उसकी स्पेलिंग बताओ जल्दी से क्या होगी। देखो परसू की जो स्पेलिंग होती है आपकी होती है पर्स, देखा आपने पर्स, PURSE पर्स, ठीक है, और शू आपने देखा ही होगा SUE, तो पर्स में SUE जोड़ दो, SUE, PURSUE होती है भैया स्पेलिंग परसू की, ठीक है। आगे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा जो वर्ड है यहाँ पे गलत है, रेंडेजवर्स है, रेनेसेंस है, रीमुनरेशन है या रेमोन्स्ट्रेट है, जल्दी बताइए कौन सी जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत है बताइए जल्दी। अब देखो रेंडेजवर्स स्पेलिंग सही है, रेनेसेंस की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है, रेनेसेंस की स्पेलिंग होती है RENAI रेनेसेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग याद कर लेना, RENAISSANCE रेनेसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये स्पेलिंग। तो इसलिए कहता हूं आज का जो वोकैब का सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज की, ठीक है। तो जिसने ये क्वेश्चन लगा लिए आज की क्लास के, तो यहां से क्वेश्चन जरूर जरूर आपको देखने को मिलेगा। रीमुनरेशन, ये स्पेलिंग भी सही है, MUNERACTION, रीमुनरेशन, और रेमोन्स्ट्रेट की भी स्पेलिंग कतई सही है भाई। नेक्स्ट जल्दी से बताइए कौन सी स्पेलिंग चारों में से गलत है, सोवेनिर, ससेप्टिबल और आपकी सिंबलाइज या सिंपैथेटिक, जल्दी बताइए क्या होगी। देखो यहां पे आप देखोगे सोवेनिर, SOUVENIR बिल्कुल सही है सोवेनिर की। ससेप्टिबल में देखो आपकी आती है
CEP, ठीक है, ये आपका आता है, सी आता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या आता है, सी आता है, SUSCEPTIBLE, यहाँ पे सी आपका मिसिंग है, यहाँ पे सी क्या है, मिसिंग है, तो ससेप्टिबल की जो स्पेलिंग वो है आपकी गलत, सिंबलाइज की भी सही है और सिंपैथेटिक की भी यहाँ पे सही है, यहाँ पे ससेप्टिबल की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, मिलेनियम देखो दोबारा आ गया, ठीक है, अभी बताया था मिलेनियम, तो मिलेनियम तो भाई सही है, रॉन्ग बताना है इसमें। कॉनाइजर, सैक्रिलेजियस या मैनोवरे, बताइए, चारों स्पेलिंग दमदार हैं और बहुत बढ़िया है भाई। तो सबसे पहले तो सैक्रिलेज की बता दो जिसको भी पता है, सैक्रिलेज, अब देखो सैक्रिलेज की स्पेलिंग जिसको भी पता है, सैक्रिलेज, LEGE, सैक्रिलेज की जिसको पता होगा, सैक्रिलेजिस के अपने आप ही लगा लेगा, SACRILEGIOUS, तो यहाँ पे आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, इसका मतलब ये वाली स्पेलिंग जो है वो गलत थी, सैक्रिलेजियस, तो GIOU, क्लियर है। कॉनाइजर, CO कॉन नॉइस, कॉन नॉइस, NOIS, नॉइस, जियर, SEUR, ये स्पेलिंग भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनोवरे, MANOEUVRE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना चारों स्पेलिंग पे, चारों स्पेलिंग स्टार रेटेड है भाई ये, MANOEUVRE, मैनोवरे, चाल जिसको कहते हैं, छल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, ट्यूशन, सर्किट, जेन्युइन या मैनर्स है, ये तो पता ही होगा भैया, ट्यूशन की TUI, ट्यूशन होता है, TUTION नहीं होता है, बच्चे कई बार इसको भी गलत करते हैं जल्दबाजी में, ट्यूशन TUITION होता है भाई ट्यूशन में, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड थोड़ा ज्यादा करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अपने हो ज्यादा से ज्यादा। इनकरेक्टली बतानी है कौन सी जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत है। अब देखो, एक्सेलरेशन, ACCE, एक्सेलेरेशन, ये स्पेलिंग सही है। वैक्यूम, वैक्यूम, VACWM, ये स्पेलिंग भी सही है। शेड्यूल, SCHEDULE, ये स्पेलिंग भी सही है भाई। यहाँ पे गलत है ट्रांक्विलिटी की, ट्रांक्विलिटी में A आता है, TRAN, क्या आता है, A आता है, हो जाएगा भाई, TRAN आता है यहाँ पे। आगे, करेक्टली स्पेल्ड बतानी है कौन सी जो स्पेलिंग है यहाँ पे सही है। अनडाउटेडली, यूनिक, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉरगेटेबल। अब देखो यहाँ पे यूनिक में डबल आई दिया है, गलत है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये सही है बिल्कुल। अनडाउटेडली, भैया डाउटेड में DOUBT होता है आपका, यहाँ पे मिसिंग है तो ये भी गलत है स्पेलिंग। अनफॉरगेटेबल, फॉरगेट आपका होता है GETABLE, फॉरगेटेबल, ए नहीं आता यहाँ पे, ई आता है, तो अनफॉर्चुनेटली की सही है, बाकी तीनों गलत है, हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली बताइए, डिसीव, लेजर, वेलफेयर, बिलीव, कौन सी स्पेलिंग जो है गलत है। देखो यहाँ पे डिसीव, DE, भैया डिसीव और बिलीव वाली ये कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी। डिसीव वाली सही है, DECEI होता है। बिलीव में BELIEVE होता है, ये भी सही है। लेजर, LEISURE, कतई सही है, एग्जाम में कई बार दिया जाता है LIESURE, जो कि ये गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे वेलफेयर जो वाली है ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। वेलफेयर होता है WELFARE, वेलफेयर, सिंगल L आता है यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे। सीलिंग, ग्रीफ, नेस और इल्ड। अब यहाँ पे देखो कि सीलिंग की सही है, CEILING, ग्रीफ की भी सही है, नेस की भी सही है, NIECE होता है, एग्जाम में आपको कई बार दिया जाएगा NEICE, जो कि गलत होगी भाई, ये ध्यान कर लेना। इल्ड की जो स्पेलिंग है वो
ELD होता है भाई, YIELD होता है इल्ड। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है वुलेन। वुलेन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिल्ली मिस्टेक बच्चे इसमें करते हैं, लगेगा आपको आसान है लेकिन ये आसान नहीं होती। वुलेन, देखो वुलेन को कैसे याद करोगे, वुल WOOL वुल, लेन LEN लेन, तो वुलेन OOL आएगा। कई बार बच्चे इसको मार्क कर देते हैं भाई ये वाली गलत है वुलेन, कभी आप LEN सोचो, वुल WOOL LEN वुलेन। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे। एक्सटर्मिनेट है, वायलेंस है, अनमैनेजेबल है या वाइल्डरनेस है। यहाँ पे दो चीजें लग रही हैं। एक्सटर्मिनेट सही है आपकी, वायलेंस में होता है VIOLENC वायलेंस, ठीक है। वाइल्डरनेस की भी सही है, यहाँ पे अनमैनेजेबल की भी गलत है, MANAGE अनमैनेजेबल की भी ये होती है। दोनों सही कर लेना भाई अपने, अनमैनेजेबल की और वायलेंस की, यहाँ पे दो की है। ठीक है, ये दो की। नेक्स्ट मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है यूसर्प, अभी अभी हमने किया था वन वर्ड में भी। ठीक है, एब्डिकेट आपने देखा होगा, और आपका यूसर्प, ठीक है, वहां पे मैंने बताई थी यूसर्प की स्पेलिंग USURP, हड़प लेना, यूसर्प। तो USURP होता है। यूनिक की सही है, इम्प्लोर की सही है, एम्पीच की भी सही है यहाँ पे स्पेलिंग। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का अपना सेशन वोकैब का। कैसा आप लोगों को लगा है कमेंट में जरूर बताना भाई सारे के सारे साथी। तो तीन चीजें हमने आज की वीडियो में करी है, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग, जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, यहाँ आपके मोस्ट लाइकली होते हैं आपके आने के लिए। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सारे के सारे साथी, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, सभी के सभी। इसकी जो PDF है तुरंत अभी क्लास के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करेंगे HSSC CET बाय माई एग्जाम तो आपको मिल जाएगा भाई। वहां पे भी मेरी ही फोटो लगी मिलेगी, तो पहचान लेना और उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। सेशन पसंद आया तो शेयर कर देना सारे के सारे, थैंक, और कमेंट करके भी जरूर बताना भाई। ठीक है, सभी को कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सभी को।